गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर्स पॉइंट एकेडमी में। और आज हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन में, जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ते चले आए हैं, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पैनक्रियाज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी और किस तरीके के एंजाइम पैनक्रियाज में बन रहे थे, कौन कौन सा या किस टाइप का बेसिकली डाइजेस्टिव जूस बन रहा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी और एग्जैक्टली उसके क्या क्या फंक्शन थे। एंड बेसिकली उसके अलावा पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर पूरा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज इसी सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस जैसे पोर्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे और एज वेल एज स्ट्रक्चर के साथ ही साथ वहाँ पे होने वाली प्रोसेसिंग यानी डाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली काइम का डाइजेशन किस तरीके से फाइनली, या जो एक तरीके से आप कहें जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कंटेंट था, उसका कंप्लीट डाइजेशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से होगा। एंड बेसिकली कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में सेक्रेट होंगे और कहाँ से उनका स्राव होगा, कैसे सेक्रेशन होगा, और वो फूड कंटेंट के किस तरीके के पर्टिकुलर पार्ट्स का यानी भोज्य पदार्थ के कौन कौन से भागों का डाइजेशन करेंगे या पाचन करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे क्या प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का जो काम है, यानी पूरी तरीके से फूड का डाइजेशन होने के बाद वहां से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, रिलीज होते हैं, उन रिलीज होने वाले न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, कौन से पार्ट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ से कहाँ पर पर्टिकुलर सर्कुलेट होकर के पहुंचते हैं, ये सारा प्रोसेसिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है नीट के रिगार्डिंग। सो आप सब लोग बने रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, चलिए एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली जैसे सामान्य तौर पर हम लोग छोटी आंत कहते हैं। हालांकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए तो इसे हिंदी में छोटी आंत जरूर कहा जाता है, या सामान्य तौर पर हम इसे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है कि इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है? क्या इसका साइज यानी इसका लेंथ जो है वो कम है लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में, इसलिए छोटी आंत कहते हैं, या फिर कोई और अनदर रीजन है इसके पीछे? तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की बात करें तो छोटी आंत के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसके एक इस तरीके से मान लीजिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी एक पार्ट को कट करें इस तरीके से, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसे इस तरीके से कट करें, एक छोटा सा पार्ट ले लें स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इस पार्ट में आप देखेंगे कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो पूरा का पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल का ही सबसे बड़ा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ये, और बेसिकली इसमें भी अगर इसके आउटर वॉल की मैं बात करूं तो इसके आउटर वॉल में भी एग्जैक्टली 4 लेयर्स है। आप ये याद रखिएगा कि इसके आउटर वॉल का जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स है, 4 परतें हैं, और ये 4 लेयर्स आपस में मिलकर के ही पूरे आउटर वॉल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। यानी एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आउटर वॉल स्ट्रक्चर या वॉल स्ट्रक्चर में 4 परतें पाई जाती हैं, और हालांकि इन चारों परतों का अलग अलग फंक्शन भी है और अलग अलग इंपॉर्टेंस भी है। अभी हम इस यहीं से इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। मैं डिफरेंट कलर से सभी लेयर्स को यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पे 4 लेयर्स हैं एग्जैक्टली।
इस तरीके से 4 लेयर्स। ठीक है, अब इन 4 लेयर्स में हर एक लेयर का अलग अलग नाम भी है, अलग अलग फंक्शन भी है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्चुअली दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के संरचना में सबसे बाहर वाली परत है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। और एग्जैक्टली इस लेयर को अगर हम देखें तो इस आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा गया है, तो इसे सेरोसा कहा गया। याद रखेंगे कि इस आउटर मोस्ट लेयर को सेरोसा कहा जाता है। जबकि इसके बाद वाली जो सेकेंड लेयर आती है, सेकेंडरी लेयर यहां पे आती है, इस सेकेंडरी लेयर को मस्कुलरिस कहा गया है। मस्कुलरिस, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। एंड इसके बाद थर्ड लेयर आती है, दैट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, इट इज द थर्ड लेयर, तीसरी परत है। और इसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर आएगी जिसे बेसिकली यहां पे ये देखिए इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली परत है, इनर मोस्ट लेयर सबसे आंतरिक परत है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल स्ट्रक्चर में, जिसे म्यूकोसा कहा गया। एग्जैक्टली इसे म्यूकोसा कहा जाता है। वाई इट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, बिकॉज कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे म्यूकोसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो सेल्स है दीज आर म्यूकस सेल्स ना, यहाँ पे म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस सेल्स। और म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होने के कारण बेसिकली यहां पे आप देखेंगे कि म्यूकस का सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। यहां पे म्यूकस का सेक्रेशन होगा या म्यूकस का स्राव होगा। और एग्जैक्टली इसी म्यूकोसा लेयर के पास, इसी म्यूकोसा लेयर में, यानी सबसे इंटरनल लेयर जो है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में, इसी में छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, फाइबर, यहाँ पे छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं जो सामान्य तौर पर रेशेदार संरचनाएं जैसी हैं। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे उभार आपको इस तरीके के यहाँ पे अंदर दिखाई देते हैं। And basically these small projections are responsible for the absorption of the nutrients। ये छोटे छोटे उभार जो आपको या जो रेशेदार संरचनाएं, फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली ये सामान्य तौर पर डाइजेशन के बाद, आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी खाने का जो संपूर्ण पाचन है वो यहीं पे होता है। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उन सभी न्यूट्रिएंट्स का या सभी पोषक तत्वों का अवशोषण भी यहीं पे होता है। और ये जो स्मॉल प्रोजेक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन का काम यानी अवशोषण का कार्य यही करते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस। या यू कैन से फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी रेशेदार संरचनाएं हैं ये बेसिकली इसकी आंतरिक परत में, या छोटे उभार हैं सामान्य तौर पर। एंड इन्हें कहा क्या जाता है बेटा, तो दीज आर विलाईज। क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है, कॉल्ड एज विलाई, विलाई कहा जाता है। और वास्तविकता में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यही करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स।
यानी पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य। फूड का जैसे ही कंप्लीट डाइजेशन होगा तो संपूर्ण पाचन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो न्यूट्रिएंट्स का या पोषक तत्वों के अवशोषण का कार्य एग्जैक्टली जो है ये वेलाइज ही करेंगे। ठीक है, विलाई ही करेंगे। और इनका किस तरीके से अवशोषण होगा तो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा इस डायग्राम को देखने से आपको चीजें लगभग क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं इनविलाइज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लगभग इस तरीके के छोटे छोटे उभार हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे इनविलाइज के आउटर सरफेस पे अगर मैं देखूं यहां पे तो इनविलाइज के आउटर सरफेस पे इस तरीके से और भी स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रोविलाइज। इन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? माइक्रोविलाई कहा जाएगा। तो एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य हम पहले माइक्रोविलाई करते हैं, फिर माइक्रोविलाई से ये विलाई वाले रीजन में कंप्लीटली आते हैं। और यहाँ पे हर एक विलाई से बेटा ब्लड वेसल्स इस तरीके से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे हर एक विलाई से इस तरीके से ब्लड वेसल जो है कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब जो भी चीजें या जो भी न्यूट्रिएंट ये एब्जॉर्ब करते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आप देखें कि ये न्यूट्रिएंट है तो जो भी न्यूट्रिएंट ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है वो न्यूट्रिएंट फाइनली इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आता है और फिर ब्लड स्ट्रीम से होकर के इस तरीके से ब्लड स्ट्रीम से होकर के यहाँ से फाइनली ये आगे की तरफ सर्कुलेट हो जाता है और फ्लो होकर के एट लास्ट या फाइनली ये जो है लीवर में पहुंचता है। कहां पे पहुंचेगा? लीवर में पहुंचेगा। एंड फिर लीवर ही डिसाइड करता है कि जो न्यूट्रिएंट है एग्जैक्टली वो कितने अमाउंट में, किस रूप में और बॉडी में बेसिकली ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहां पे भेजना है। ये सारी चीजों का जो मैनेजमेंट है वो लीवर ही करता है। एंड दैट्स वाई बायोलॉजिकल टर्म में लीवर को एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो लीवर को एग्जैक्टली मैनेजर ऑफ द बॉडी इसीलिए कहा गया है। इसीलिए लीवर को मैनेजर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद और भी कई सारी चीजें, इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस देन यू कैन नोट डाउन। फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं यहां पे आपको बता रहा था अभी कि इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। देखो बेटा, ये इसके अंदर का लेयर वाला पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर का ये जो स्पेस दिखाई देता है, स्पेस बेसिकली जहां पे फूड कंटेंट आता है और डाइजेस्ट होता है, इस स्पेस को ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। तो एक्चुअल में है क्या कि अगर हम देखें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को तो जो डायमीटर है, बेसिकली व्यास की बात मैं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो एक एरिया है, ये डायमीटर जिसे मैं कहूंगा या व्यास कहूंगा, एक्चुअल में ये डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही कम होता है क्योंकि ये इंटरनली बहुत ही नैरो स्पेस है, यानी बहुत ही सकरा भाग होता है इन कंपैरिजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो आंतरिक व्यास है या इंटरनल डायमीटर है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि इसका डायमीटर बहुत ही कम है, ल्यूमेन रीजन का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम होता है और इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेंथ की बात करूं, देखिए अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं या लंबाई की बात करूं तो एग्जैक्टली ये लार्ज इंटेस्टाइन से काफी लंबी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर के आसपास है, 6 से 6.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। अगर मैं फिट में बताऊं तो लगभग 18 फीट के आसपास या 18 से 22 फीट के आसपास वैरी करता है। ठीक है, सामान्य तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे तो इसके 3 पार्ट हैं, 3 सेक्शन है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे इसके 3 सेक्शन हैं। तीन सेक्शन कौन कौन से एग्जैक्टली इसके?
तो यहां पे अगर हम देखें तो इसके 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? देखिए मैंने कहा इसके 3 सेक्शन है, यानी 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट इसका जो इनिशियल पोर्शन है बेसिकली, जिसे हम क्या कहेंगे, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहेंगे उसे, ड्यूडेनम। और दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं, जो मिडिल पोर्शन है इसका, मध्य वाला भाग है, दैट इज जेजुनम। और फिर लास्ट सेक्शन इसका आता है, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, दैट इज इलियम। तो इस तरीके से इसको 3 पार्ट में सेगमेंटेड किया गया है, या आप कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है एग्जैक्टली। ड्यूडेनम की अगर मैं बात करूं तो जो ड्यूडेनम वाला सेक्शन है ये सबसे छोटा पोर्शन है, नियर अबाउट 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर के आसपास तक की लंबाई होती है इसकी, ठीक है। और दूसरी बात यहां पे अगर जेजुनम की बात करूं मैं, तो जेजुनम की लंबाई जो है वो लगभग 2 से लेकर लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास होती है। 1.5 से 2 मीटर के आसपास, 1.5 से 2 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलियम की, जो सबसे लास्ट पोर्शन है बेसिकली, जो बड़ी आंत से जाकर के जुड़ता है, ठीक है। तो इलियम जो है, जो सबसे लास्ट पोर्शन है, ये लगभग 3 से 3.5 मीटर की लंबाई का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वास्तविकता में जो ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन सबसे लार्जेस्ट है, एग्जैक्टली ये लार्जेस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे बड़ा भाग है। और जबकि अगर हम इलियम की बात करें तो इलियम जो है ये, सॉरी, अगर इसकी बात करें तो ये शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा होगा। और अगर मैं इलियम की बात करूं तो इलियम जो है सबसे बड़ा भाग होगा, यानी लार्जेस्ट पोर्शन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग इलियम है और सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम होगा। और अगर हाईली क्वाइल्ड की बात करें, सबसे ज्यादा क्वाइल्ड कौन सा होगा, तो सबसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो जेजुनम होता है। याद रखिएगा, जेजुनम जो है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा अगर टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं आपको कहीं पे मिलेंगी तो वो जेजुनम वाले रीजन में मिलेंगी, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर आप देखें तो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस आता है और लीवर से जो बाइल जूस आकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था और फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू फिर से यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था, यानी मैं बात कर रहा हूं बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस की। तो एग्जैक्टली जो बाइल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस है वो बेसिकली गॉल ब्लैडर से होकर के बाइल जूस आएगा, जो एक तरीके का बेसिक या अल्कलीन मटेरियल है, और दूसरा पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, जो एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है। ये दोनों ही कंटेंट सबसे पहले फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे इनिशियल पोर्शन में, यानी छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग में आते हैं, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहेंगे एग्जैक्टली। तो यहां पे एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूडेनम के बारे में, और वो ये रहा कि एग्जैक्टली ड्यूडेनम ही रिसीव करता है बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को। सो वी कैन मेंशन हियर कि इट रिसीव्स द बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस ना। तो ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा आएगा और फिर बाइल जूस जो है बेसिकली उधर से कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम वाले रीजन में आता है, ठीक है। अब यहां पे देखें कि मैक्सिमम जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है बेटा, मैंने आपको बताया था डाइजेशन में जो 5 स्टेप्स हैं ह्यूमन बॉडी में, फूड कंटेंट के डाइजेशन का जो 5 स्टेप है उसमें से एक स्टेप जो था आपका फूड का एसिमिलेशन का, तो वो एसिमिलेशन यहीं पे होता है जेजुनम वाले रीजन में,
assimilation of food and enzyme। ठीक है, तो एसिमिलेशन वाला जो स्टेप है वो जेजनम वाले रीजन में ही ऑकर होता है, जो बेसिकली हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या मिडिल वाला पोर्शन है, मध्य वाला भाग है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे अभी और काफी चीजें हमें जानना है इसमें। नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब देखिए यहां पे एब्जॉर्प्शन भी अलग अलग तरीके से होगा। कैसे? जैसे आप देखिए, अगर मैं बात करूं ड्यूडेनम की, देखिए अगर मैं ड्यूडेनम की बात करूं तो एग्जैक्टली ड्यूडेनम में जो एब्जॉर्प्शन होगा ना, ड्यूडेनम में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसके द्वारा होगा? विलाई के द्वारा होगा, जो अभी मैंने डायग्राम में बताया था आपको। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे कि ड्यूडेनम में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एग्जैक्टली विलाइज के द्वारा होगा, और जबकि अगर मैं जेजनम की बात करूं तो जेजनम में अलग पार्ट दिया गया है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन बाय विलाई, विलाई के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा यहां पे ड्यूडेनम में। जबकि अगर हम जेजनम की बात करें तो जेजनम में एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन के लिए अलग तरीके की सेल्स हैं। ठीक है, इसकी लाइनिंग में, जेजनम की लाइनिंग में अलग तरीके की सेल्स उपस्थित हैं बेसिकली, जिन्हें इंटेरोसाइट्स कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन थ्रू द लाइनिंग बाय इंटेरोसाइट्स। तो इंटेरोसाइट्स के द्वारा यहां पे इसकी लाइनिंग में, इंटरनल लाइनिंग में इंटेरोसाइट्स उपस्थित होते हैं, और इंटेरोसाइट्स के द्वारा ही यहां पे बेटा एब्जॉर्प्शन होगा या अवशोषण होगा। जबकि ड्यूडेनम में किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है? विलाई के द्वारा होता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहां से, क्योंकि जनरली हम ऐसा सोच लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे स्ट्रक्चर में विलाइस के द्वारा ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम ड्यूडेनम वाले रीजन की बात करते हैं तो ड्यूडेनम में जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण विलाई के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम जेजनम वाले रीजन की बात करें तो यहां पे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लाइनिंग है वहां पे इंटेरोसाइट्स है, और उन्हीं इंटेरोसाइट्स के द्वारा ही यहां पे अवशोषण होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। अब ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इलियम की, तो इलियम का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, जो मेन फंक्शन है बेसिकली यहां तक तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इलियम में बेसिकली अगर देखा जाए तो इलियम के इंटरनल स्ट्रक्चर में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो या तो बाइल सॉल्ट का होता है, यानी पित्त लवण वगैरह का होता है, या फिर इसके अलावा कुछ विटामिन हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन B12। तो विटामिन B12 का बेसिकली सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में ही होता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इलियम का ये मेजर फंक्शन है, याद रखेंगे। मेजर फंक्शन इज द absorption of vitamin B12, and bile salt। ठीक है, और भी कुछ मिनरल्स वगैरह हैं जिनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा या एग्जैक्टली अवशोषण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन B12 का हो या बाइल सॉल्ट, ऐसी चीजों के अवशोषण का काम इलियम वाले रीजन में होता है। और आप जानते इलियम सबसे कॉर्नर वाला भाग है, सबसे एंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो बेसिकली जाता है और जाकर के बड़ी आंत से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होने का कार्य करता है। ठीक है,
तो लार्ज इंटेस्टाइन से कौन कलेक्ट होगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है कौन कनेक्ट होने का कार्य करेगा, इलियम वाला रीजन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो क्या है बताइए। एक प्रोसेस हो सकता है आपने सुना हो जो यहीं से रिलेट करता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस। चलिए बात करते हैं अब पेरिस्टाल्सिस के बारे में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं यहां पे इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बेसिकली नीट के रिगार्डिंग ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो पेरिस्टाल्सिस क्या है। पेरिस्टाल्सिस देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मूवमेंट होता है फूड का, कॉन्ट्रैक्शन से लेकर के सारी चीजें जो होती हैं, इसके इंटरनल वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल मस्कुलर रीजन में या आंतरिक मांसल भाग में बेसिकली, या इंटरनल क्षेत्र में जो है जो भी मूवमेंट्स होते हैं, वो सारे मूवमेंट्स बेसिकली एक टाइप के नर्व के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एंड वो नर्व कौन सी है, दैट इज अ सिंपैथेटिक नर्व। कौन सी नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व है। ठीक है, जो एक तरीके से अगर आप कहें तो बेसिकली एएनएस है, एएनएस का ही भाग है, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इसी प्रोसेस को या इसी चीज को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। क्या कहा जाएगा, पेरिस्टाल्सिस कहा जाएगा। इसको बिल्कुल याद रखेंगे, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इनिशिएट्स दी, यू कैन राइट डाउन इट, parasympathetic nerves initiates the muscular movement inside of the small intestine, है ना, initiates the muscular movement या muscular contraction ना, parasympathetic nerves initiates the muscular contraction in small intestine। छोटी आंत में जो मांसल संकुचन प्रारंभ होता है किसके द्वारा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा ना, उसी को क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। और बेसिकली बेटा जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहां पे होता है ना, वो कंप्लीट डाइजेशन इसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा होता है, या जो एसिमिलेशन मैंने आपको बताया, एसिमिलेशन भी इसी कारण से यहां पे ऑकर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने का कार्य कौन सी तंत्रिका करेगी, तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्व करती है, जिसे सामान्य तौर पर हिंदी में परानुकंपी तंत्रिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परानुकंपी तंत्रिका। ये आप याद रखिएगा, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाएगा हिंदी में, तो मैं आपको बता देता हूं, इसे परानुकंपी तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। परानुकंपीय तंत्रिकाएं, परानुकंपीय तंत्रिकाएं आप पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। दो टाइप का नर्व्स होता है बेसिकली ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो सामान्य तौर पर ये जो प्रोसेस है आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली ये इनिशिएट करने का कार्य कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक टाइप ऑफ नर्व्स करती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर पैरासिम्पैथेटिक इसे इनिशिएट करने का कार्य कर रही है ना, यानी इसे शुरू करने का कार्य कर रही है। तो अगर मैं बात करूं कि सर सिंपैथेटिक नर्व क्या उसका भी कोई रोल है यहां पे इस फंक्शन में,
सिंपैथेटिक नर्व का भी क्या कोई रोल है, यानी अनुकंपीय तंत्रिकाओं का भी क्या कोई रोल है? बिल्कुल साहब रोल है। क्या रोल है? जो चीज ये इनिशिएट कर रही है उस चीज को ये क्या करेगी? सप्रेस करने का कार्य करती है, यानी रोकने का कार्य करती है। क्लियर? तो ये सप्रेस करेगी इसे, यानी कहने का मतलब जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है उस मूवमेंट को सप्रेस करने का कार्य करेगा सिंपैथेटिक नर्व। यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, सप्रेस दी इंटेस्टिनल मूवमेंट। इंटेस्टिनल मूवमेंट का मतलब क्या है बेटा? यही मूवमेंट जो इसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसी मूवमेंट को यहां पे आप देखिए तो ये क्या कार्य कर रहा है? इसे सप्रेस करने का कार्य कर रहा है, जबकि यहां ये जो है इसे देखिए सप्रेस कर रही है और ये इसे यहां पे इनिशिएट कर रही। दोनों का बिल्कुल अपोजिट काम है, याद रखिएगा। इसे सिंपैथेटिक को अनुकंपीय तंत्रिकाएं कहते हैं, जबकि पैरासिंपैथेटिक को परानुकंपीय तंत्रिकाएं कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां से इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस नीट लाइक एग्जाम में बनाए भी जा रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। एक चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि whenever वी आर रीडिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी, जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली जो है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं सारी चीजें या ज्यादातर सभी फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध स्थापित करती हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र और बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र, जहां पे हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ये दो ऐसे तंत्र हैं या सिस्टम है जो सामान्य तौर पर हमारे शरीर में होने वाली लगभग ज्यादातर क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं, या लगभग सारी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप जरूर है। तो इसलिए हम उन सारी चीजों के बारे में भी, अगर कहीं पर भी उनका लिंकअप है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और चर्चा के दौरान इन सारी चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? इसे नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें। देखिए अब है क्या, यहां पे ये सारी चीजें हो गई। एक चीज और इंपॉर्टेंट है क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स के बारे में बात करूं, यहां पे अगर ग्लैंड्स की मैं बात करूं तो हालांकि काफी ग्लैंड्स हैं, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की बात करूं तो यहां पे महत्वपूर्ण रूप से दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक तो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरा है लेवरकुन ग्लैंड। ठीक है, वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड, वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज लेवरकुन ग्लैंड। तो इस तरीके से ये दो ग्रंथियां हैं सामान्य तौर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। दोनों की ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर में उपस्थित ग्लैंड्स हैं या ग्रंथियां हैं। दोनों के अपने अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों के ही बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या हो सकता है इसका फंक्शन? आप खुद से सोचकर बताइए, दोनों का फंक्शन क्या हो सकता है? बताइए, बताएं। देखिए अगर ब्रूनर्स ग्लैंड की मैं बात करूं तो ब्रूनर्स ग्लैंड में जिस किसी भी पदार्थ का स्राव होता है, बेसिकली ब्रूनर्स ग्लैंड एक तरीके के पदार्थ का स्राव करती है और बेसिकली ये जिस पदार्थ का स्राव करती है वो पदार्थ कहां पे स्रावित होता है? तो ड्यूडेनम वाले रीजन में स्रावित होता है। कहां पे होता है? ड्यूडेनम वाले रीजन में। ठीक है, इसके अलावा ड्यूडेनम वाले रीजन में, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके वॉल में 4 लेयर स्ट्रक्चर है, तो जो सब म्यूकोसा वाली लेयर है उस सब म्यूकोसा वाली लेयर में ही ये पदार्थ का स्राव करती है। ठीक है, ड्यूडेनम में सब म्यूकोसा वाले लेयर में ही ब्रूनर्स ग्लैंड सेक्रेट करेंगी एक पर्टिकुलर लिक्विड का
अब उस लिक्विड मटेरियल का काम क्या है एग्जैक्टली तो उसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और वो महत्वपूर्ण काम क्या है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल या जो छोटी आंत की जो दीवार है उस वॉल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। और किससे प्रोटेक्ट करती है तो जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं, जितने भी बेसिकली मैं डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस की बात करूं जो पाचन का कार्य करते हैं, बेसिकली मैं गैस्ट्रिक जूस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन का डाइजेशन करता है और एग्जैक्टली अगर ऐसे एंजाइम्स डायरेक्टली इंपैक्ट में आ जाएंगे या कांटेक्ट में होंगे वॉल के, तो आप जानते हैं कि हमारे ऑर्गन भी कहीं ना कहीं मसल्स के बने हैं एंड मसल्स कहां से बनते हैं, प्रोटीन से ही फॉर्म होते हैं, बिल्डअप होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर वो सारे प्रोटीन मटेरियल को, फ्लैसेस को, मांस को या चिकन वगैरह को सबको डाइजेस्ट कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो इन ऑर्गन्स को भी डाइजेस्ट कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उसका एक रीजन ये भी है कि बेसिकली अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, छोटी आंत की बात करूं, तो ड्यूडेनम वाले रीजन में, याद रखिएगा ड्यूडेनम वाले रीजन में, ड्यूडेनम वाले भाग में जो सब म्यूकोसल लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर है, इस सब म्यूकोसा लेयर में ही ब्रूनर्स ग्लैंड सेक्रेट करते हैं एक लिक्विड का, सेक्रेशन ऑफ लिक्विड या आप इसे मटेरियल कह दीजिए, एक तरीके के पदार्थ का स्राव करेगा। ठीक है, और ये क्या काम करेगा ये लिक्विड, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो है इंटेस्टिनल वॉल को गैस्ट्रिक जूस से या डाइजेस्टिव जूस से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी प्रोटेक्ट दी इंटेस्टिनल वॉल फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस से या डाइजेस्टिव जूसेस से बेसिकली इंटेस्टिनल वॉल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ, और जो बेसिकली कहां पे स्रावित होगा, कहां पे स्रावित हो रहा है तो ड्यूडेनम में स्रावित हो रहा है। और कौन सी लेयर में, तो सब म्यूकोसा लेयर में। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है बेटा कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगी ज्यादातर, बिल्कुल ड्यूडेनम वाले रीजन में ना। कहां पे प्रेजेंट होंगी, ड्यूडेनम वाले रीजन में। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब लेबर कुन ग्लैंड्स का काम क्या है, तो जितने भी बेसिकली आप ऐसे मानिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बनता है, कौन सा, इंटेस्टिनल जूस जिसे हम कहते हैं या आंतीय रस कहते हैं, उसका स्राव यही करता है, यानी सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। छोटी आंत के अंदर जो एक पाचक रस स्रावित होता है, उस पाचक रस को स्रावित करने का कार्य लेवरकुन ग्लैंड करती हैं। या इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो कि जितने भी इंटेस्टिनल एंजाइम हैं उन सारे एंजाइम्स का सेक्रेशन कौन करेगा, लेवरकुन ग्लैंड्स करती हैं। ठीक है, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब यह है बेटा कि जो एंजाइम्स यहां स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्रावित होते हैं, है ना, उनके स्राव का काम लेबरकुन ग्लैंड करेगी, या उन्हें सेक्रेट करने का कार्य कौन करेगा, लेबरकुन ग्लैंड एग्जैक्टली यहां पे करती है। क्लियर है, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक एक पार्ट, एक एक सेक्शन को डिस्कस करना है, क्लास में कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि हमेशा अगर आप देखेंगे कि नीट के एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा वेटेज कोई कवर करता है दैट इज अ बायोलॉजी। जूलॉजी और बॉटनी को मिला दिया जाए तो सबसे मैक्सिमम जो कवर करता है सिलेबस वो बायोलॉजी ही कवर करता है। और आप खुद समझ सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए अगर बायो नहीं आती है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक एक चीजों को, एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से बनेगा तो दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैंने वहां आपको ये बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन का काम है, अवशोषण का काम है, वो अगर देखें तो ड्यूोडेनम वाले रीजन में बेटा विलाई करते हैं, है ना। विलाई वाले स्मॉल प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ये विलाई सामान्य तौर पर किससे कनेक्ट होते हैं, तो अगर इसकी हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि विलाईज आर कनेक्टेड विद a large network of blood capillaries, रक्त केशिकाओं के द्वारा या रक्त केशिकाओं का एक बड़ा सा जाल है, नेटवर्क है, उसी से कनेक्टेड रहती हैं विलाइज। पीछे मैंने बताया भी था, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह का आगे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब यहां एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या सिर्फ ब्लड कैपिलरीज से ही विलाइज कनेक्टेड रहती हैं या कुछ और भी है, तो ये भी याद रखेगा कि लिम्फ वेसल्स के द्वारा भी कनेक्टेड रहती हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड लिम्फ वेसल्स, क्योंकि आपको पता है ना कि लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ का काम क्या है, बेसिकली हार्मोन्स वगैरह का जो सर्कुलेशन है वो लिम्फ के द्वारा ही होता है ना। तो यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, इन लिम्फ वेसल्स को बेटा क्या कहा जाता है, तो इन्हें लैक्टियल कहा गया है, लैक्टियल कहा गया है। यानी विलाइज से, बेसिकली विलाइज से जो ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड हैं, उन ब्लड कैपिलरीज के साथ ही साथ जो लिम्फ वेसल्स कनेक्टेड हैं वो लिम्फ वेसल्स लैक्टियल कहलाती हैं। और इसी के द्वारा जो कुछ भी एब्जॉर्ब होता है विलाइज में, वो सारा का सारा कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद वो सब कुछ ब्लड कैपिलरीज या फिर लिम्फ वेसल्स के माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और कैसे होगा, तो पहले तो ये जाता है लिवर में ही, और फिर लिवर के थ्रू ही ये बॉडी में बाकी सभी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है या फ्लो होता है। एग्जैक्टली इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो म्यूकस वाली बेटा लेयर थी, म्यूकोसा लेयर, याद आया, सबसे अंदर वाली लेयर, म्यूकोसा लेयर से म्यूकस का स्राव होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि उस म्यूकोसल लेयर में, बेसिकली उस म्यूकोसल लेयर में कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो इंटेस्टाइन वाले म्यूकोसा लेयर में कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं जो एग्जैक्टली म्यूकस को सेक्रेट करने का कार्य करती हैं, दीज आर गॉबलेट सेल्स। उन्हें क्या कहा जाता है, गॉबलेट सेल्स कहा जाता है, ठीक है। ये मेंशन कर लेना आप कि गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। यहां पे आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, द इंटेस्टिनल
द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम have goblet cells which secrete the mucus। ठीक है, तो यहां पे गोबलेट सेल्स होंगी और यही गोबलेट सेल्स बेटा क्या काम करती हैं? म्यूकस का स्राव करेंगी। किसका स्राव करेंगे? म्यूकस का। और ये कहां पे होते हैं? म्यूकोसल एपिथेलियल में। म्यूकोसल एपिथेलियल का मतलब ये है कौन सी लेयर? कौन सी लेयर में? म्यूकस लेयर में। बेसिकली जो म्यूकोसा है, कौन सी? म्यूकोसा। पूरा लिखना चाहो तो वैसे ही आप लिख लो, याद रहेगा, म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेल का नाम भी याद रखेंगे, इसे क्या कहेंगे? गॉबलेट सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली आप अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और उन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब मैं बात कर रहा हूं बेसिकली फूड कंटेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स हैं जिनके द्वारा अलग अलग तरीके के फूड कंटेंट का डाइजेशन भी होता है। वो बेसिकली थोड़ा सा सेक्शन है जिसके बारे में फिर कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और फिर कहीं ना कहीं कल की क्लास में हम प्रयास करेंगे कि ये वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेक्शन में नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे नीट के रिगार्डिंग या अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास विद द प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स पॉइंट एकेडमी। तो मैं मारुति नंदन सिंह आप सबसे विदा लेता हूं आज के लिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।